हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ जो कि निकला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च की तरफ से, जो कि आईसीएमआर का अंडर आता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये नया नोटिफिकेशन निकाला गया है, और इसके रिगार्डिंग जितना भी आपका एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब कुछ कवर कर लेंगे इस वीडियो पे। तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को बताया जा रहा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन फर्स्ट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट टू बी filled up on regular basis at ICMR National Institute of Cancer Prevention and Research, नोएडा, यूपी, एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप सभी को इनवाइट किया जा रहा है ताकि ये जो खाली वैकेंसी पड़ा हुआ है ये सब पदों पे ये लोग भर्ती कर सके, ठीक है। और यहाँ पर जो पोस्ट दिया गया है वो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन फर्स्ट और लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो चलिए देख लेते हैं इसका पूरा डिटेल्स एक एक करके। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका पोस्ट दिया गया है वो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट का, और जो सब्जेक्ट रखा गया है मतलब जो फील्ड रखा गया है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। और ये जो आपका पोस्ट है इस पोस्ट को आपको लेवल 6 में रखा गया है, मतलब आपका जो इनिशियल बेसिक होगा वो 35,400। और ये आपका ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, और इस पोस्ट में आपका सिर्फ 2 ही वैकेंसी रखा गया है, यूआर का एक और ओबीसी का एक, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका फर्स्ट क्लास 3 इयर्स बैचलर डिग्री इन साइंस रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और रिलेवेंट फील्ड। मतलब यहाँ पर आपके पास अगर 3 इयर्स का बैचलर डिग्री है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगर मान लीजिए ये आपके पास नहीं है तो आपके पास अगर फर्स्ट क्लास का 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, मतलब सेम आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स का अगर आपके पास डिप्लोमा है, फर्स्ट क्लास डिग्री मतलब फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा है, और बट आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस केस में, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा भी नहीं है तो उस केस में आपके पास फर्स्ट क्लास का इंजीनियरिंग का अगर डिग्री है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर इस पोस्ट का जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो है 30 ईयर्स, मतलब ये यूआर के लिए है, ठीक है। और अगर आपके पास एससी एसटी ओबीसी और आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट सेम, बट यहाँ पर जो फील्ड रखा गया है रिलेवेंट फील्ड वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। सेम आपका पे लेवल इसका 6 है, मतलब इनिशियल बेसिक पे आपका 35,400। ये भी आपका ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल में आता है, और इसमें आपका जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है 2, जिसमें से आपका यूआर का एक और ईडब्ल्यूएस का एक, ठीक है। और सेम इसमें भी आपका फर्स्ट क्लास का ही बैचलर डिग्री होना चाहिए, बट यहाँ पर रिलेवेंट जो फील्ड है आपका वो होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद बायोस्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन स्टडीज़, ठीक है। इन तीनों मतलब चारों फील्ड में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है फर्स्ट क्लास का तो आप जो पोस्ट है कौन सा टेक्निकल असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स में ये इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब अगर आपके पास बीएससी नहीं है, ठीक है, तो आपके पास अगर फर्स्ट क्लास 3 इयर्स का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इस केस में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम आपका इसी चारों रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। और अगर आपके पास अगर डिप्लोमा भी नहीं है, अगर आपके पास बीटेक डिग्री है, ठीक है, सेम इसी चारों फील्ड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इस केस में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे सेम आपका इसमें भी आपका 30 इयर्स का एज लिमिट मतलब रखा गया है यूआर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और जो आपका कैटेगरी वाइज जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस और आईटी, और ये भी आपका लेवल 6 में ही आता है, मतलब इनिशियल जो आपका बेसिक पे रखा गया है ये भी 35,400। ये भी ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल में ही आता है, और इसमें आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है 2, मतलब यूआर का एक और ईडब्ल्यूएस का एक। सेम इसमें भी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है सेम आपका फर्स्ट क्लास का ही बैचलर डिग्री रखा गया है, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो अगर आपके पास डिप्लोमा है उस केस में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आपके पास अगर इंजीनियरिंग डिग्री या टेक्नोलॉजी डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए। और जो आपका रिलेवेंट फील्ड है वो है आपका कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है।
मतलब इन दोनों फील्ड में अगर आपके पास बीएससी है या तो फिर डिप्लोमा है या तो फिर बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस डिप्लोमा के केस में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और सेम इसमें भी आपका 30 इयर्स का ही एज लिमिट रखा गया है यूआर कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियर। इस पोस्ट में आपका जो पे लेवल रखा गया है वो है लेवल 6, इनिशियल बेसिक पे 35,400। ये भी आपका ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल में ही आता है। और इस पोस्ट के लिए आपका सिर्फ एक ही वैकेंसी रखा गया है, वो है ओबीसी के लिए एक वैकेंसी, ठीक है। और इसमें भी आपका एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस है सेम आपका बैचलर डिग्री में फर्स्ट क्लास होना चाहिए, या तो फिर आपका डिप्लोमा अगर है फर्स्ट क्लास का तो आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास अगर फर्स्ट क्लास का इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इस केस में आपका जो इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है वो है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इन 3 फील्ड में अगर आपके पास बीएससी या तो फिर डिप्लोमा या तो फिर आपके पास बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और इस पोस्ट में भी आपका सेम आपका 30 इयर्स का ही एज लिमिट रखा गया है यूआर कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंस लाइफ साइंस। ये भी आपका सेम पे लेवल 6 में आता है और इसका भी इनिशियल बेसिक पे 35,400। ये भी आपका ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल में ही आता है। और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है 8, जिसमें से यूआर का है 4, एससी का है 2, ओबीसी का है 1 और एसटी का है 1, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। और सेम आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में ही आपका जो बीएससी डिग्री है इसमें आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा है बट इस केस में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास अगर इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री है फर्स्ट क्लास का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है मतलब रिलेवेंट जो सब्जेक्ट दिया गया है वो है आपका लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, जूलॉजी और फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो इन सब फील्ड में अगर आपके पास डिग्री है या तो फिर आपका डिप्लोमा है या तो फिर बीटेक है तो आप जो पोस्ट दिया गया है टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस का, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस पोस्ट के लिए भी आपका सेम आपका 30 इयर्स का ही एज लिमिट रखा गया है यूआर कैंडिडेट्स के लिए। चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो टेक्नीशियन फर्स्ट। और इस पोस्ट का जो आपका पे लेवल रखा गया है वो है लेवल 2, मतलब इनिशियल बेसिक पे होगा आपका 19,900 और ये आपका ग्रुप सी में आता है नॉन मिनिस्ट्रियल। और इसमें जो टोटल वैकेंसी रखा गया है 7, जिसमें से आपका यूआर का 6 और ईडब्ल्यूएस का है 1, ठीक है। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो है आपका 12th या तो फिर इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स, ठीक है। और जो कि आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, आपका मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और आईटीआई इन रेस्पेक्टिव फील्ड और ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। मतलब यहाँ पर आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वो होना चाहिए आपका 12 पास 55% मार्क्स लेके साइंस सब्जेक्ट से, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी का या तो फिर आईटीआई, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है तो आप जो टेक्नीशियन पोस्ट है, टेक्नीशियन फर्स्ट जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट रखा गया है यूआर कैंडिडेट्स के लिए वो है 28, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे वाला जो पोस्ट। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट। और ये जो आपका पोस्ट है इस पोस्ट के लिए आपका जो पे लेवल रखा गया है वो है आपका लेवल 1 और इसमें आपका जो इनिशियल बेसिक होगा वो होगा 18,000, ठीक है। ये भी आपका ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल में आता है, ठीक है। और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है सिर्फ 2 वैकेंसी, जिसमें से आपका यूआर का 1 और ओबीसी का 1। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं वो है आपका 10th पास विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव और रजिस्टर्ड लेबोरेटरी और आईटीआई रेस्पेक्टिव फील्ड ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। मतलब यहाँ पर आपका 10th पास तो होना चाहिए 55% मार्क्स लेके, साथ ही साथ आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी लेबोरेटरी में, रजिस्टर्ड लेबोरेटरी होता है जो गवर्नमेंट का या तो फिर अप्रूव जो रजिस्टर्ड लेबोरेटरी होता है वहाँ से आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर आपका एक ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई। मतलब ट्रेड सर्टिफिकेट किस में, आपका वही सेम आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट का, ठीक है। तो आप
जो लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो 25 ईयर्स यूआर कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताया गया है, तो कुछ देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट में बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्वेशंस शोज अबव द टेंटेटिव इन में इंक्रीज और डिक्रीज एट एनी स्टेज और रिक्रूटमेंट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपका जो पोस्ट रखा गया है या रिजर्वेशंस किया गया है किसी कैटेगरी के हिसाब से, ये आपका कुछ मतलब फिक्स नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है और ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो सकता है, मतलब बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ये आपका जो अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैरेजडम इफ़ एनी शैल बी ऑल्सो पब्लिश्ड इन ICMR एंड ICMR NICPR वेबसाइट ओनली। मतलब यहाँ पर कुछ भी अगर अमेंडमेंट होता है तो यहाँ पर जो दो आपका ICMR का जो वेबसाइट है, इन दोनों वेबसाइट पे यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि एज रिलैक्सेशंस विल बी गिवन सब्जेक्ट टू सबमिशंस ऑफ द वैलिड डॉक्यूमेंट्स इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एज पर द ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर्मेट ऑफ सबमिशंस डॉक्यूमेंट्स फॉर एबलिंग द एज रिलैक्सेशन कैन बी फाउंड इन एनेक्सर अप्लाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आप एज रिलैक्सेशन लेने वाले हैं, मतलब जो SC ST OBC या फिर PWD कैंडिडेट्स होते हैं, इनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो उन सब केस में आपको जो प्रेस्क्राइब जो फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, नीचे दिया गया है, इस PDF के लास्ट में दिया गया है, उन फॉर्मेट में आपको फिलअप करके जमा करना पड़ेगा। क्योंकि आप तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस करेंगे, जब आपको इंटरव्यू होगा उस टाइम पे आपको ये फॉर्मेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये सब बताया जा रहा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स ICMR में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, इन सभी को 5 साल के लिए मतलब एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रूशियल डेट फॉर द कैलकुलेटिंग एज विल बी लास्ट डेट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस, दैट इज इफ आपका 16 अगस्त 2023। मतलब यहाँ पर आपका जो एज का काउंट होगा वो 16 अगस्त 2023 के हिसाब से आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख के आपका जो एज मतलब जो आ रहा है वो इसी डेट्स के हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है जो कैंडिडेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर गवर्नमेंट फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन सब मतलब जो इंस्टीट्यूट में या फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका बना के देना पड़ेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब ये सब कैंडिडेट, जो कैंडिडेट आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है, उन सब कैंडिडेट्स को जब भी आप अप्लाई करेंगे ना, उसी टाइम पे आपको एक इंटीमेशन देना पड़ता है ऑफिस में, तो आप दे दीजिएगा, तभी जाके आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर जितना भी आपका एक्सपीरियंस जो आप सबमिट करेंगे, ये आपका पोस्ट जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होने के बाद ही होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ नेशनलिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है या सिटीजनशिप, मतलब यहाँ पर कुछ दिया गया है आपका, जैसे कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान, इस टाइप का जो आपका सिटीजनशिप है ये होना चाहिए क्राइटेरिया, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिलेक्शन शैल बी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, डेट एंड टाइम एंड वेन्यू ऑफ द CBT विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द एडमिट कार्ड्स कॉल लेटर्स ऑन द ईमेल ID ओनली। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका जो मतलब जो एडमिट आएगा वो आपका ईमेल पे ही आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। मतलब आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम पे आपका जो ईमेल ID है वो करेक्ट फिलअप कीजिएगा, ताकि आपका जो एडमिट है वो मतलब सही से आए, नहीं तो आपका एडमिट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन का कोई एडमिट ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है जितना भी आप एप्लीकेशंस करेंगे वो आप सिर्फ ये 2 एड्रेस पे ही आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी एड्रेस से आप एप्लीकेशंस नहीं कर सकते। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई हिंदी वर्जन का कोई एडवर्टाइजमेंट है इस एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, तो उस केस में अगर कुछ भी अगर
अलग लिखा हुआ है तो उस केस में आपका जो इंग्लिश वर्जन है वही आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, उस केस में आपका हिंदी वर्जन आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, उस केस में इंग्लिश वर्जन ही आपका वैलिड माना जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका 300 का रखा गया है। ठीक है, और जो SC ST कैंडिडेट्स हो गया और PWBD कैंडिडेट्स हो गया, वुमेन कैंडिडेट्स हो गया, इन सब कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ICMR के जो एम्प्लॉय है इनको एग्ज़ाम फ़ी देना पड़ेगा क्योंकि इनको नॉट एग्जाम्प्टेड रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कैसे आप अप्लाई करेंगे इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो आपका एड्रेस है ICMR का, उसी एड्रेस पे 2 एड्रेस दिया गया है, इसी 2 एड्रेस पे जाके आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं और साथ साथ आपको फ़ी भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एप्लीकेशंस वैलिड माना जाएगा। तो जो आपका एप्लीकेशंस का जो प्रोसीजर है ये मैं एक वीडियो बना दूंगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉलो कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिस ने भी आपका फॉलो नहीं किया है मेरे चैनल को। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर आपका बताया जा रहा है कि जो आपका क्लोजिंग डेट रखा गया है एप्लीकेशंस का वो है 16 अगस्त 2023। मतलब ये डेट को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी डेट तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर और कुछ है नहीं इस नोटिफिकेशंस में, बस यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिया गया है, जो आपका एनेक्सर दिया गया है, जो उसको जो ज़रूरत है वो फॉर्मेट फिलअप करके सबमिट कीजिएगा जब आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।